मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी कक्षा 12 का चौथा पाठ अकेली के बारे में पढ़ेंगे। अकेली एक कहानी है जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी है। यह जो लेखिका है मन्नू भंडारी, उनका जन्म मध्य प्रदेश के भागपुर गांव में हुआ था। उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है और नाटक लिखे हैं। उनके जो मुख्य कहानी है उसमें मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यह सच है, एक प्लेट, सैलाब, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ आदि उनके कहानी संग्रह है। आपका बंटी, स्वामी, महाभोज, कलावा वगैरह उनके उपन्यास है, नॉवेल है उनकी। और एक ही नाटक उन्होंने लिखा है, बिना दीवारों का घर। ये जो कहानी है वो एक महिला की कहानी है और उस महिला का नाम है सोमा बुआ। सोमा बुआ के जवान बेटे की मृत्यु हो जाती है। उनके पति को बेटे की मृत्यु का सदमा लगता है तो वह घर बार छोड़कर तीर्थवासी हो जाते हैं। सोमा बुआ अपने घर में अकेली है, आस पड़ोस वालों के सहारे वो अपनी जिंदगी बिताती है। आस पड़ोस में कहीं कोई सुखद प्रसंग होता है या कहीं कोई दुखद प्रसंग होता है, सोमा बुआ वहां पर काम करने चली जाती हैं। तो मित्रों, आओ हम इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। सोमा बुआ बुढ़िया है, सोमा बुआ परित्यक्ता है, सोमा बुआ अकेली है। विद्यार्थी मित्रों, देखो यहाँ पर 3 बातें बताई है कि सोमा बुआ बुढ़िया है, जवान बेटे की मृत्यु हो चुकी है, अब सोमा बुआ का कोई सहारा नहीं है, वो बुढ़िया हो चुकी हैं। सोमा बुआ परित्यक्ता है। परित्यक्ता मतलब पति द्वारा त्यागी गई स्त्री। यहाँ पर सोमा बुआ के पति उनको त्याग कर, छोड़कर तीर्थवासी हो गए हैं, इसलिए सोमा बुआ को परित्यक्ता कहा है। सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का बेटा जवान बेटा था, वो मर चुका है। उनके पति सन्यासी बन गए हैं। अब उनके घर में और कोई नहीं है, इसलिए सोमा बुआ अकेली है। सोमा बुआ का जवान बेटा क्या जाता रहा, उसकी अपनी जवानी चली गई। सोमा बुआ का जवान बेटा जाता रहा मतलब सोमा बुआ का जवान बेटा मर गया, उनकी अपनी जवानी चली गई। माँ बाप के लिए जवान बेटे की मौत का गम उनको जल्दी से बुढ़ापा दे देता है। यहाँ सोमा बुआ की जवानी चली गई। पति को पुत्र वियोग का ऐसा सदमा लगा कि वे पत्नी घर बार तजकर तीर्थवासी हुए। सोमा बुआ के पति को बेटे की मृत्यु का ऐसा आघात लगा कि वो अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया और घर बार को भी छोड़कर तीर्थवासी हो गए। और परिवार में कोई ऐसा सदस्य था नहीं जो उनके एकाकीपन को दूर करता। परिवार में और कोई उनका सभ्य नहीं था जो बुआ के साथ रहता, बुआ के अकेलेपन को दूर करता। पिछले 20 वर्षों से उनके जीवन की इसी एक रास्ता में किसी प्रकार का कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हुआ। व्यवधान मतलब विघ्न, कोई परिवर्तन नहीं आया। बुआ 20 सालों से अकेली जिंदगी बिता रही है, कोई परिवर्तन नहीं है उनकी जिंदगी में। यो हर साल 1 महीने के लिए उनके पति उनके पास आकर रहते थे। बुआ के पति साल के 12 महीने में से 11 महीने तीर्थों में रहते थे, वो सन्यासी बन गए थे। लेकिन 1 महीने के लिए वो बुआ के पास अपने घर पर रहने के लिए आते थे। पर कभी उन्होंने पति की प्रतीक्षा नहीं की, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। सोमा बुआ ने कभी अपने पति का इंतजार नहीं किया, उनकी राह में आंखें नहीं बिछाई। राह में आंखें बिछाना मुहावरा है, मतलब कि बेसब्री से इंतजार करना। सोमा बुआ ने कभी भी अपने पति का इंतजार नहीं किया। जब तक पति रहते उनका मन और भी मुरझाया हुआ रहता, क्योंकि पति के स्नेहहीन व्यवहार का अंकुश उनके रोजमर्रा के जीवन की अबाध गति से बहती स्वच्छंद धारा को कुंठित कर देता। उनके पति का व्यवहार कैसा था? स्नेहहीन था।
और स्नेहहीन व्यवहार की वजह से जो सोमा बुआ है उनको अपने पति अच्छे नहीं लगते थे कि वो उनके पास आकर रहे। उस समय उनका घूमना फिरना मिलना जुलना बंद हो जाता और सन्यासी जी महाराज से तो यह भी नहीं होता कि 2 मीठे बोल बोलकर सोमा बुआ को एक ऐसा संबल ही पकड़ा दे जिसका आसरा लेकर वह उनके वियोग के 11 महीने काट दें। सोमा बुआ चाहती है कि उनके पति सन्यासी अगर 1 महीने के लिए उनके घर पे आते हैं, उनके साथ रहते हैं तो स्नेह पूर्ण व्यवहार करे, 2 मीठे बोल बोले, उनसे अच्छी अच्छी बातें करे, ताकि 11 महीने जो काटने के हैं पति के बिना वो अच्छे से कट जाए। वो अच्छी बातों को याद करते हुए उन 11 महीनों को वो काट दे। इस स्थिति में बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे ही काटनी पड़ती थी। अब बुआ अकेली है तो पास पड़ोस वालों के सहारे वो अपने जिंदगी के दिन बिता रही है। किसी के घर मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो, शादी हो या गमी, बुआ पहुंच जाती और फिर छाती फाड़ कर काम करती, मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। पास पड़ोस में कहीं पर के घर में मुंडन होता था, कोई प्रसंग मुंडन का, छठी होती थी, जो छठवें दिन बच्चे का नामकरण किया जाता है उसको हम छठी कहते हैं। जनेऊ हो, ब्राह्मण लोग जो जनेऊ पहनते हैं उसका प्रोग्राम होता, कहीं शादी होती या कोई गम का, कोई मर जाता, कोई गम का प्रसंग होता, बुआ वहां पर पहुंच जाती थी और छाती फाड़ कर काम करती थी, बहुत मेहनत से काम करती थी। कैसे काम करती थी वो? ऐसे लगता था कि जैसे वो अपने ही घर में काम करती हो। उसी तरह वो पास पड़ोस वालों के यहाँ अच्छे प्रसंग में या बुरे प्रसंग में पहुंच जाती थी और बहुत मेहनत से काम करती थी। आजकल सोमा बुआ के पति आए हुए हैं और अभी अभी कहा सुनी होकर चुकी है। आजकल सोमा बुआ के सन्यासी पति सोमा बुआ के पास आए हैं, अभी अभी कहा सुनी हुई है, मतलब दोनों में अभी अभी झगड़ा हुआ है। बुआ आंगन में बैठी धूप खा रही है, पास रखी कटोरी से तेल लेकर हाथों में मल रही है और बड़बड़ा रही है। जाड़े के दिन है इसलिए बुआ धूप में बैठी है और धूप में बैठकर अपने हाथों पर तेल मालिश कर रही है। इस 1 महीने में अन्य अवयवों के शिथिल हो जाने के कारण उनकी जीभ ही सबसे अधिक सजीव और सक्रिय हो उठती है। अब ये 1 महीना बुआ को उनके पति बाहर नहीं जाने देते, पास पड़ोस में नहीं जाने देते, हर वक्त लड़ते रहते हैं, इसलिए बुआ बड़बड़ाती रहती है। तभी हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर ऊपर से राधा भाभी उतरी। राधा भाभी सोमा बुआ की पड़ोसी है और राधा भाभी उसी वक्त हाथ में एक फटी साड़ी और पापड़ लेकर नीचे आती है। जो पापड़ होते हैं ना, छत पे हम लोग सुखाते हैं पापड़, तो फटी साड़ी के ऊपर उन्होंने पापड़ सुखाए हैं, वो फटी साड़ी के साथ वो पापड़ों को लेकर नीचे बुआ के पास आती है। क्या हो गया बुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? फिर सन्यासी जी महाराज ने कुछ कह दिया क्या? राधा भाभी बुआ से कह रही है कि बुआ क्या हो गया, क्यों बड़बड़ाती रहती हो? फिर आपके पति से झगड़ा हो गया क्या? अरे मैं कहीं चली जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता। कल चौक वाले किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था, सारी बिरादरी का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है। सोमा बुआ कहती है कि मैं कहीं आस पड़ोस में जाती हूँ तो इनको अच्छा नहीं लगता, सुहाता मतलब अच्छा नहीं लगता। कल किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था और पूरी बिरादरी का, पूरी जमात का न्योता था। मैं तो जानती थी कि ये पैसे का ही गुरूर है, जो मुंडन पर भी सारी बिरादरी को न्योता है। पैसे वाले हैं इसलिए मुंडन जैसे छोटे प्रोग्राम में भी पूरी बिरादरी वालों को बुलाया है। पर काम उन नई नवेली बहुओं से संभलेगा नहीं, सो जल्द ही चली गई। सोमा बुआ कह रही है कि उनके घर में जो बहुएं हैं वो नई है, उनको अभी काम नहीं आता इतना, इसलिए मैं जल्दी चली गई उनके घर मुंडन के प्रोग्राम में। हुआ भी वही, और सरक कर बुआ ने राधा के हाथ से पापड़ लेकर सुखाने शुरू कर दिए। अब बुआ राधा भाभी से बात करते हुए पापड़ों को धूप में सुखा रही है। एक काम गत से नहीं हो रहा था। अब घर में कोई बड़ा बूढ़ा हो तो बतावे, या कभी किया हो तो जाने। किशोरी लाल के यहाँ जो बहुएं हैं वो नई है, अभी उनको आता नहीं है कुछ काम, इसलिए कोई बड़ा बूढ़ा होता तो उनको काम बताता।
गीत वाली औरतें मुंडन पर बन्ना बन्नी गा रही थी। मेरा तो हंसते हंसते पेट फूल गया। गीत वाली औरतें भी आई थी जो बन्ना बन्नी का गीत गा रही थी। वो गीत सुनकर मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी और उसकी याद से ही कुछ देर पहले का दुख और आक्रोश धुल गया। ये सब बातें कर रही है बुआ सोमा बुआ राधा भाभी के साथ। तो ये सारी बातें सोचकर जो थोड़ी देर पहले वो बड़बड़ा रही थी, दुखी थी, गुस्से में थी, वो सारा गुस्सा दुख उनका चला जाता है। अपने सहज स्वाभाविक रूप में वे कहने लगी, भट्ठी पर देखो तो अजब तमाशा। फिर बुआ कहती है कि मैं जब किशोरी लाल के यहाँ मुंडन में गई तो मैंने जब देखा जो रसोई बना रहे थे भट्ठी के पास, वहां तो अजब ही हाल था। समोसे कच्चे ही उतार दिए और इतने बना दिए कि 2 बार खिला दो। समोसे इतने ज्यादा बना दिए उसने, और कच्चे वो भी 2 बार लोग खा ले, इतने ज्यादा समोसे बना दिए थे उसने। और गुलाब जामुन इतने कम कि एक पंगत में भी पूरे ना पड़े। गुलाब जामुन बहुत कम बनाए। एक पंगत मतलब जो खाना खाने के लिए हम लाइन में बैठते हैं उसको पंगत कहते हैं। एक पंगत में भी पूरे ना पड़े, उतने कम गुलाब जामुन बनाए थे। उसी समय खोवा मंगाकर नए गुलाब जामुन बनाए। खोवा मतलब मावा, जो दूध का मावा होता है। उसी वक्त फिर सोमा बुआ ने कहा कि मावा मंगवाया और फिर से नए गुलाब जामुन और बनाए। दोनों बहुएं और किशोरी लाल तो बेचारे इतना जस मान रहे थे कि क्या बताऊं। बुआ कहती है कि किशोरी लाल और उनकी जो बहुएं वो तो मेरा बहुत उपकार मान रहे थे। अम्मा तुम न होती तो आज भद उड़ जाती। वो लोग कह रहे थे कि अम्मा अगर आप टाइम से नहीं आती तो हमारी तो इज्जत बिगड़ जाती। भद उड़ना, इज्जत बिगड़ना। अम्मा तुमने लाज रख ली। अम्मा तुमने टाइम से आकर हमारे लाज रख ली, इज्जत रख ली। मैंने तो कह दिया कि अरे अपने ही काम नहीं आवेंगे तो कोई बाहर से तो आवेगा नहीं। ये तो आजकल इतना इनका रोटी पानी का काम रहता है, नहीं तो मैं सवेरे से ही चली आती। आजकल सन्यासी जी आए हैं इसलिए घर में मेरे काम रहता है, वरना तो मैं सुबह से ही तुम्हारे पास आ जाती। तो सन्यासी जी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ। राधा भाभी कह रही है कि सन्यासी जी तुम्हारे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? तुम्हारा इस तरह पास पड़ोस में आना जाना उनको अच्छा नहीं लगता। यों तो मैं कहीं आऊं जाऊं सो ही इन्हें नहीं सुहाता। अब बुआ कह रही है कि मैं कहीं आऊं जाऊं इन्हें अच्छा ही नहीं लगता है। और फिर कल किशोरी के यहां से बुलावा नहीं आया। देखो किशोरी लाल ने बुलावा भी नहीं दिया सोमा बुआ को, बिना बुलावे चली गई थी वो। अरे मैं तो कहूं कि घर वालों का कैसा बुलावा, वे लोग तो मुझे अपनी मां से कम नहीं समझते। बुआ कहती है मैं तो उनके घर जैसी हूं और वो मुझे अपनी मां जैसी समझते हैं। शायद इसलिए मुझे नहीं बुलाया होगा, बुलावा नहीं दिया, न्योता नहीं दिया। नहीं तो कौन भला यूं भट्ठी और भंडार घर सौंप दे। किशोरी लाल ने अपनी भट्ठी मतलब रसोई घर है, जो घर का अनाज जहां भरते हैं, वो भंडार सब मेरे हाथों में दे दिया है। अगर कोई अपना नहीं मानता तो क्या मुझे ये सब चीजें सौंपता? पर उन्हें अब कौन समझावे? सन्यासी जी को ये बातें कौन समझाए? कहने लगे तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है। सन्यासी जी क्या कह रहे हैं बुआ को कि कोई तुझे बुला नहीं रहा है तो भी तू चली जाती है सबके घर में। और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हो आया जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर हो कर चुकी थी। याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले। अब ये बात करते करते अम्मा को फिर गुस्सा याद आया। सन्यासी जी महाराज ने जो गुस्सा किया था, अम्मा फिर रोने लगी। अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है। अब राधा भाभी सोमा बुआ को सांत्वना दे रही है कि रो मत बुआ, कहना सुनना तो चलता रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या, सन्यासी जी महाराज साल में 11 महीने तो बाहर रहते हैं, 1 महीने को तुम्हारे पास आते हैं, अगर वो गुस्सा कर रहे हैं तो सुन लो। अब बुआ क्या कहती है सुनिए। सुनने को तो सुनती ही हूं, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते हैं। बुआ को ये दुख है
कि उनके पति साल के 11 महीने बाहर रहते हैं, 1 महीने को घर पे आते हैं, फिर भी लड़ते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, कभी मीठे शब्द नहीं बोलते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। तो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं, इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। बुआ अपना दुख बता रही है, राधा से कहती है कि ये तो साल में 11 महीने बाहर रहते हैं, मैं अकेली हूं, अब रिश्तेदारों में नहीं जाऊंगी तो रिश्तेदारी कैसे होगी, इसलिए मैं सबके घर जाती रहती हूं। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले, अब मैं भी सबसे रिश्ता तोड़ दूं तो कैसे चलेगा। मैं तो इनसे कहती हूं कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो, सो तो इनसे होता नहीं। बुआ कहती है कि जब मेरा दामन, मेरा पल्ला पकड़ा है, आपने मुझसे शादी की है, तो ये निभाओ मरते दम तक। सारा धर्म करम यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहां इनके नाम को रोया करूं। उस पर से कहीं आऊं जाऊं वह भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। अब बुआ ये सारा अपना दुख कहते कहते फूट फूट कर रो पड़ी, जोर जोर से रोने लगी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ, अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। अब राधा भाभी बुआ को आश्वासन दे रही है कि बुआ इतना मत रो, वो क्यों गुस्सा कर रहे हैं सन्यासी जी आप पर कि आप बिना बुलाए चली गई हो। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो मैं भी मान करके बैठ जाती। अब बुआ फिर जवाब दे रही है कि अगर किशोरी लाल ने मुझे बुलावा नहीं दिया, इतना हंगामा, इतने काम में शायद वो मुझे भूल गए हो बुलाने का, तो क्या मैं मान करके बैठ जाती, मैं रूठ कर बैठ जाऊं। फिर घर वालों का कैसा बुलाना, और मैं तो उनके घर जैसी हूं, मैं तो उनकी माँ जैसी हूं, मुझे न्योता देना जरूरी तो नहीं है। मैं तो अपनेपन की बात जानती हूं, कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाऊं, और प्रेम रखे तो बिना बुलावे भी सिर के बल जाऊं। देखो बुआ क्या मानती है कि कोई यदि मुझसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है तो वो नहीं बुलाएगा तो भी मैं उसके घर चली जाऊंगी, और यदि कोई मुझे प्रेम से नहीं बुलाता तो वो कितना ही मुझे न्योता देगा, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। अगर मेरे ही घर मेरे बेटे का कोई प्रोग्राम होता, कोई प्रसंग होता, और मेरा ही बेटा मुझे नहीं बुलाता, न्योता नहीं देता, तो क्या मैं रूठ कर बैठ जाती। देखो यहाँ पर सोमा बुआ का एक लौता बेटा हरखू, उसका नाम आया है, याद रखना। सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था, ऐसा एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, तो सोमा बुआ के बेटे का नाम हरखू था। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरी लाल, मेरे लिए तो जैसा मेरा बेटा हरखू है वैसा ही ये किशोरी लाल है। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती हूँ। आज मेरा बेटा तो मर चुका है, वो है नहीं, इसलिए मैं दूसरों के बेटों को अपना बेटा मानती हूँ। और वे हिचकियां लेने लगी। सोमा बुआ फिर अपने बेटे को याद करते हुए रोने लगी। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहां से कहां ले गई। अब राधा भाभी बुआ को समझा रही है कि बुआ तुम भी पुरानी बातों को छोड़ो, कहां से कहां बात को लेकर जाती हो। अब चुप भी हो, चुप जाओ, रो मत। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर लाती हूं, खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। राधा भाभी बुआ को समझा रही है, बुआ रो रही है तो उसे चुप कराती है, और बुआ को कहती है कि मैंने पापड़ बनाए हैं, मैं तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर ला रही हूँ, सेक कर ला रही हूँ, मुझे बताना मैंने पापड़ कैसे बनाए हैं। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथी जी के यहाँ हुआ है। एक सप्ताह हो गया। एक सप्ताह के बाद बुआ अपने पति सन्यासी जी को कह रही है कि आपको पता है हमारे देवर की जो ससुराल वाले हैं उनके यहाँ किसी लड़की का ब्याह अपने गांव में जो भागीरथी जी है उनके यहाँ हुआ है।
वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। वो सब लोग हमारे यहाँ गांव में आ जाएंगे और यहीं पर वो शादी करते हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा, फिर भी है तो समधी ही। बुआ के देवर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी समधी तो समधी है। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। बुआ कहती है कि भले ही हमारे देवर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनके समधी हमारे समधी हुए और वो हमें अपने यहाँ शादी में जरूर बुलाएंगे। और ये कहते हुए बुआ खूब बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है, खुश होती है। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थी। सन्यासी जी ने जवाब ही नहीं दिया कि शादी में जाएंगे या नहीं। फिर भी बुआ बहुत खुश है, क्योंकि बुआ को ये सारे प्रसंगों में जाना अच्छा लगता है। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि उनके समधी यहाँ आ गए। अब बुआ अपने पास पड़ोस में चली जाती थी कि भाई ये भागीरथी जी के यहाँ ब्याह है, तो कैसी तैयारियां चल रही है, कौन कौन लोग आएंगे उनके यहाँ, किस किस को न्योता मिलेगा, ये सारी खबरें रोज बुआ लेकर आती है। जोर शोर से तैयारियां हो रही है, सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी, खूब रौनक होने वाली है, दोनों ही पैसे वाले ठहरे। बुआ पास पड़ोस में जाकर ये सुनकर आती है कि सारी बिरादरी को दावत देंगे ये लोग, शादी में बुलाने का न्योता देंगे और बहुत पैसे वाले लोग हैं और बहुत ज्यादा रौनक होने वाली है। क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द की हूं। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। बुआ कहती है कि पता नहीं हमारे घर पे वो लोग शादी का बुलावा देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि उनके देवर को मरे हुए 25 साल हो गए हैं और 25 साल तक उनका कोई संबंध नहीं था उन लोगों से। इस वजह से बुआ उदास भी है थोड़ी कि संबंध रखता भी कौन, घर में मर्द तो था नहीं, सन्यासी जी बाहर रहते थे, तीर्थ स्थानों में रहते थे। मर्द होता तो रिश्तेदारी निभाता। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। अब वो कहती है कि तुम्हारा नाम तो होगा ही, तुम तो समधिन हो, और भले ही तुम्हारे देवर की मृत्यु हो चुकी है तो उससे क्या हुआ, तुम्हें तो वह बुलावा देंगे। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू बोली। पास पड़ोस की जो बहू है उसके पास बुआ बैठी हैं, वो बहू ने बताया कि तुम्हारा नाम तो होगा ही, तुम्हें तो न्योता मिलेगा ही। है बुआ, नाम है, मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूं। क्या कहती हैं वो कि बुआ तुम्हारा नाम है, मैं वो शादी की जो लिस्ट होती है जिसमें नाम लिखे जाते हैं कि किन किन लोगों को न्योता देना है, वो लिस्ट में मैं तुम्हारा नाम देख कर आई हूं। विधवा ननंद बोली। जो वहां विधवा ननंद थी पास पड़ोस वाली, उन्होंने ये कहा। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख कर आई है नाम? अब जब बुआ को मतलब पता चला कि मेरा नाम तो है उस लिस्ट में, न्योते में, तो वो खुश हो गई और उसको फिर से पक्का कर रही है कि है तू वहां जाके अपनी आंखों से देखा है ना कि मेरा नाम लिखा हुआ है उसमें। नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाना हो न हो। और बुआ बिना 2 पल रुके वहां से चल पड़ी। जैसे ही बुआ को पता चला कि उनका नाम न्योते की लिस्ट में लिखा हुआ है, अब बुआ खुश होकर वहां से अपने घर को जा रही है। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। बुआ अपने घर गई और उनके जो पड़ोस में राधा भाभी है उसके पास वो जाती हैं। क्यों री राधा, तू तो जानती है ना कि नई फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जावे है। समधियों का मामला ठहरा, सो भी पैसे वाले। अब राधा के पास गई, राधा को कहती है कि आजकल तो नया फैशन चलता है, नए फैशन में कौन सा तोहफा देना ये तुझे पता होगा। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो पुराने जमाने की ठहरी
तू ही बता दे क्या दूं। मैं अपने समधियों के ससुराल वालों के यहाँ खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी, और तू मुझे बता कि मैं कौन सा तोहफा लेकर जाऊं। अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं, 2 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। अब तो मैं अपने हाथ से कुछ बना नहीं पाऊंगी क्योंकि समय बहुत कम है, 2 ही दिन है शादी में। और एक काम कर, तू बाजार जाके कोई तैयार तोहफा लाकर मुझे दे। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई चांदी की चीज? अब राधा भाभी अम्मा से पूछ रही है कि आपको क्या देना है तोहफे में। जेवर देना है, आभूषण देना है, कपड़े देने हैं, या श्रृंगार रखने की कोई चीज देनी है, या फिर चांदी की कोई चीज देनी है। मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही, जो कुछ पास है तुझे लाकर दे देती हूं, जो तू ठीक समझे ले आना। अम्मा कहती है सोमा बुआ कि भाई मुझे नहीं पता क्या चाहिए, तू खुद बाजार जाकर मुझे खरीद के दे दे, मैं तुझे पैसे दे देती हूं। बस भद्द नहीं उड़नी चाहिए, बस इज्जत नहीं जानी चाहिए। भद्द उड़ना मतलब इज्जत जाना। अच्छा देखूं पहले कि रुपए कितने हैं। और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई, 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला, उसका ताला खोला, इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली। अम्मा ने राधा भाभी से कहा कि तू रुक जा, मैं देख कर आती हूँ मेरे पास कितने पैसे है। अम्मा अपने कमरे में गई और एक छोटा सा बक्स निकाला, उसका ताला खोला, बक्स के अंदर एक छोटी सी डिबिया है। बड़े जतन से उसे खोला, उसमें 7 रुपए की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बहुत ही प्यार से उस बक्स को खोला अम्मा ने, और उसमें क्या निकला? 7 रुपए की कुछ रेजगारी, रेजगारी मतलब छुट्टे पैसे, और एक अंगूठी, एक सोने की अंगूठी उसमें से निकली। यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि बक्स में से जो डिबिया निकली वो डिबिया में क्या था, बराबर, या डिबिया में कितने रुपए थे? तो डिबिया में 7 रुपए की रेजगारी मतलब 7 रुपए के छुट्टे थे और एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई थी। बुआ का अनुमान था कि कुछ रुपए ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गई। बुआ को तो ऐसा था कि शायद डिबिया में मैंने इकट्ठे करके जो रखे हैं पैसे वो ज्यादा होंगे, लेकिन 7 रुपए ही निकले। रईस समधियों के घर में इतने से रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी। अब जहां शादी में जाना है देवर के ससुराल वालों की तरफ, तो वहां पर तो पैसे वाले लोग हैं। अब इतनी सी छोटी सी चीज तो अच्छी भी नहीं लगेगी तोहफे में। रईस समधियों के घर में इतने से रुपयों से बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर गई। अब सोमा बुआ की नजर कहां गई? जो डिबिया में एक सोने की अंगूठी है उसके ऊपर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी उसके पास रह गई थी। वो जो सोने की अंगूठी थी वो उनके बेटे हरखू की निशानी थी। उसके ऊपर सोमा बुआ की नजर जाती है। बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी थी। बहुत बार आर्थिक संकट आए, बहुत बार पैसों की जरूरत पड़ी अम्मा को, लेकिन फिर भी अम्मा ने कभी अपने बेटे की निशानी को बेचा नहीं था। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और एक अंगूठी आंचल में बांध ली। आज भी उन्होंने अंगूठी तो ले ली, दिल धड़क रहा था कि नहीं, ये अंगूठी नहीं बेचूं, बेटे की एकमात्र निशानी है। लेकिन फिर भी अम्मा ने तोहफे में देने के लिए, अच्छी चीज लाने के लिए अपने बेटे की सोने की अंगूठी और 5 रुपए उसमें से लेकर अपने आंचल में बांध लिए। बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली, पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया था और पैरों की गति शिथिल। देखो, अब तक अम्मा बहुत खुश थी, उत्साह में थी, लेकिन अब थोड़ा उनका उत्साह कम पड़ गया। उनके पैरों की गति जो थी वो थोड़ी धीमी पड़ गई। उस कोठरी राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहां से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उसमें 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। अम्मा राधा भाभी के पास गई और राधा भाभी से कहती है कि भाई मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, 5 रुपए हैं और ये सोने की अंगूठी है, मेरे यहाँ कोई कमाने वाला है नहीं। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ,
आजकल मेरा हाथ भी तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। राधा भाभी कहती है कि क्या मैं भी क्या कर सकती हूँ बुआ, आजकल मेरा हाथ भी तंग है, वरना मैं आपको कुछ पैसे दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो, आजकल तो देने लेने का रिवाज ही उठ गया है। राधा भाभी अम्मा से कहती है कि तुम ये लेन देन क्यों करती हो शादी के लिए, आजकल ये रिवाज नहीं है कि कोई तोहफा दिया जाए या लिया जाए। अब देखो सोमा बुआ क्या कहती है, नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा, 25 बरस हो गए तो भी वे नहीं भूले और मैं खाली हाथ जाऊं, नहीं नहीं, इससे तो न जाऊं सो ही अच्छा। सोमा बुआ कहती है कि भाई मेरे समधी है, खाली हाथ में जा नहीं सकती शादी में, और अगर मैं कोई तोहफा लेकर नहीं जाऊं तो मैं शादी में ही नहीं जाऊंगी। अब राधा भाभी क्या कहती है, तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता लगेगा कि आई या नहीं। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा। अब राधा भाभी ने कहा कि मत जाओ शादी में, कोई नहीं देखेगा वहां इतनी भीड़ में कि तुम शादी में हो या नहीं हो। और इस तरह से राधा भाभी ने बुआ की समस्या का हल कर दिया। प्रश्न में ध्यान रखना, ये राधा भाभी ने बुआ की समस्या को कैसे हल किया। तो राधा भाभी ने क्या कहा कि तुम शादी में ही मत जाओ और कोई तोहफा भी नहीं देना पड़ेगा और तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं इतनी भीड़ में कि बुआ आई है या नहीं। अब देखो बुआ क्या कहती है, बड़ा बुरा मानेंगे, सारे शहर के लोग जावेंगे और मैं समधी न होकर नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ लिया। पूरे शहर के लोग जाएंगे और मैं तो समधन हूं उनकी, मैं नहीं जाऊंगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी बेच ही दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा वरना उनको बुरा लगेगा, एक काम कर, तू ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी सोने की अंगूठी बेच दे। और वो राधा को दे देती है। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक समझे खरीद लेना। फिर उन्होंने क्या कहा कि राधा तू तो बाजार जाती है, एक काम कर, इसे बेच देना और जो तुझे तोहफा अच्छा लगे वो तू खरीद कर ले आना, बस शोभा रह जावे इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी मट मैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। इतनी देर में गली में बुआ का जो घर है वहां गली है, उसमें एक चूड़ी वाले की आवाज आई। बुआ ने अपने हाथ देखे तो बुआ के हाथों में तो मैली सी चूड़ियां पहनी हुई है। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी ही अच्छी पहन ले। अब बुआ ने सोचा कि कल मुझे शादी में जाना है, समधी है, मेरे हाथ में तो ये मैली सी चूड़ियां हैं, तो लाओ मैं नई चूड़ियां खरीद लूं। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया, कोई देख लेगा तो। लेकिन बुआ को फिर मन में क्या हुआ, शर्म आई, लाज आई कि मुझे कोई देख लेगा तो चूड़ियां पहनते हुए, क्योंकि बुआ विधवा जैसी जिंदगी जी रही है, उसका बेटा भी मर चुका है, अगर नई चूड़ियां पहनेंगी तो शायद लोग बातें करेंगे, इसलिए बुआ वहां पर रुक जाती है। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती वे पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। लेकिन फिर भी अम्मा अपने को रोक नहीं पाई और अम्मा चूड़ी वाले के पास जाकर लाल हरी चूड़ियां खरीदती है। 1 रुपया देकर लाल और हरी चूड़ियां उन्होंने खरीदी और अपने हाथों में पहन ली। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। पूरे दिन उन्होंने चूड़ियां तो पहन ली, लेकिन साड़ी के पल्लू से उन्होंने उस चूड़ियों को अपने हाथों को ढक दिया ताकि वो चूड़ियां कोई देख ना ले। शाम को राधा भाभी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। देखो राधा भाभी को बुआ ने 5 रुपए छुट्टे दिए थे और एक सोने की अंगूठी दी थी कि इसे बेचकर तुम कोई अच्छा तोहफा ले आना। अब शाम को राधा भाभी क्या लेकर आई, चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा। मित्रों, यहाँ पर एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है कि राधा भाभी तोहफे में देने के लिए क्या चीजें बाजार से खरीद कर लाई। तो चांदी की सिंदूरदानी है जिसमें सिंदूर रखा जाता है, और एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लेकर आती है वो। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच सोचकर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समधिन
पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारिता की प्रशंसा करेगी। उनका मन पुलकित होने लगा। अब बुआ ने ये तोहफा देखा तो बुआ बहुत खुश हो गई कि तोहफा तो बहुत अच्छा है। उनकी समधन पिछले 25 सालों के जो गम थे उसको भूल जाएगी और खुश हो जाएगी ये तोहफा देखकर। अंगूठी बेचने का गम भी जाता रहा। बुआ ने जो अंगूठी बेचने का दुख हुआ था बुआ को, वो भी अब चला गया। इतने अच्छे तोहफे हैं। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। अब बुआ के पास शादी में जाने के लिए अच्छी साड़ी भी नहीं है, नई साड़ी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, एक पीले रंग की पुड़िया लाई और पुड़िया लाकर अपने साड़ी को पीले रंग से रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? उनके पास तो सफेद साड़ी थी। सफेद रंग अशुभ माना जाता है, कोई प्रसंग में नहीं पहनते। इसलिए बुआ ने क्या किया, एक पीले रंग की पुड़िया लाई और पीले रंग से अपनी साड़ी को रंगीन कर दिया। रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। बुआ सो गई, मन कल की ओर, मतलब शादी में जाना है, तैयार होना है, खुश थी वो। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। दूसरे दिन वो बहुत जल्दी उन्होंने अपने घर का काम पूरा कर लिया। वो जो साड़ी में जो रंग किया था पीला रंग, वो साड़ी देखी तो उनको जची नहीं, अच्छी नहीं लगी वो साड़ी। फिर ऊपर राधा के पास पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक आई ही नहीं। अब वो राधा से कहती है कि राधा, तू जब अपनी साड़ी पे कलर करती है तो बहुत चमकती है तेरी साड़ी, बहुत अच्छी लगती है। मेरी साड़ी क्यों अच्छी नहीं लग रही है, मेरी साड़ी में चमक क्यों नहीं आई? अब राधा भाभी क्या जवाब देती है, तुमने कलफ जो नहीं लगाया अम्मा। कलफ कपड़े को कड़ा करने का एक पदार्थ होता है, उसको कलफ कहते हैं, जिससे कपड़ा एक कड़क हो जाता है थोड़ा और कड़ा हो जाता है। थोड़ा सा मांड दे देती तो अच्छा रहता। देखो यहाँ पर मांड शब्द है। मांड मतलब पके हुए चावल का पानी। कितनी बार अगर कलफ का पाउडर आपके पास नहीं है तो जो पके हुए चावल का पानी होता है उसमें आप उस कपड़े को भिगो दो तो वो कपड़ा एकदम नए जैसा कड़ा हो जाता है, उसमें चमक आ जाती है। तो राधा भाभी अम्मा को ये सलाह देती है कि तुमने मांड नहीं किया, इसको मांड दो थोड़ा, अभी दे लो, ठीक हो जाएगी। बुलावा कब का है, अभी मांड लगा के सुखा दो इसको, साड़ी को, तो साड़ी अच्छी हो जाएगी। और तुम्हें जाना कब है शादी में, बुलावा कब का है तुम्हारा? तुमने कलफ जो नहीं, बुलावा कब का है? राधा भाभी कहती है कि शादी में कब जाना है तुम्हें? अरे नए फैशन वालों की मत पूछो, एन मौके पर बुलावा आता है। क्या कहती है बुआ कि ये तो नए लोग हैं, नए फैशन वाले हैं, बिल्कुल एंड टाइम पर मेरा बुलावा आएगा। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। कितने बजे का मुहूर्त है? मुहूर्त का मतलब है शुभ घड़ी। 5 बजे का मुहूर्त है, आ जाएगा बुलावा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। राधा भाभी मन ही मन खुश हो गई है। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुना हुआ क्रोशिये का एक छोटा सा मेजपोश निकाला। बुआ ने शादी में जाने के लिए क्या क्या तैयारियां की, तो साड़ी को मांड लगाकर सुखा दिया है, एक थाली नई निकाली है, और उन्होंने जब जवान थी तब वो क्रोशिया, एक वर्क आता है हाथ से जो वर्क किया जाता है उसको क्रोशिया कहते हैं, उसका मेजपोश निकाला। मेजपोश मतलब टेबल के ऊपर बिछाने वाला कपड़ा। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बतासे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। बुआ ने थाली में क्या क्या सजाया, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो बुआ ने थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाए। सन्यासी जी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने न आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। सन्यासी जी महाराज को बुआ का बिना बुलावे जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सन्यासी जी ने 25 बार कह दिया था कि देखो, अगर न्योता नहीं आया या तुम्हें किसी ने नहीं बुलाया तो शादी में मत चली जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा,
मुझे क्या बावली समझ रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी? बुआ अपने पति को सांत्वना दे रही है कि क्या मैं बावली थोड़ी हूँ, मूर्ख थोड़ी हूँ जो कोई बिना बुलाए मैं चली जाऊंगी उनके यहाँ। अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपनी आंखों से बुलावे की लिस्ट में नाम देखकर आई है, और बुलावेंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलावेंगे और समधियों को नहीं बुलावेंगे क्या? बुआ अपने पति को कहती है कि पूरे शहर को बुला रहे, हम तो उनके समधी है, हमें तो पहले बुलाएंगे। और हमारे पड़ोस वाली जो है उसने, नंदा ने नाम देखा है लिस्ट में हमारा। 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देख राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? दोपहर के 3 बज चुके हैं, 5 बजे का मुहूर्त है शादी का, 3 तो बज गए। राधा भाभी ने देखा कि बुआ छत पर इधर उधर घूम रही है, तो राधा भाभी ने कहा कि बुआ अभी तक घर पे ही हो, शादी में नहीं गई? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं लगता है। अब बुआ एकदम चौंक गई, राधा से पूछ रही है कि कितने बजे? राधा ने कहा 3 बजे। तो फिर अम्मा झेप मिटा रही है, कहती है सर्दी में 3 बज गए, पता ही नहीं चला। बजे 3 और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई मानो शाम हो गई हो। जाड़े के दिन है, धूप जल्दी चली जाती है, एकदम 4-5 बजे शाम के टाइम तो मानो अंधेरा हो जाता है। फिर एकाएक जैसे ख्याल आया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 तक जाऊंगी, अभी तो 3 ही बजे हैं। देखो बुआ अपनी झेप मिटा रही है। राधा भाभी कहती है कि अभी तक गई नहीं, तो बुआ ने कहा कि मुहूर्त तो 5 बजे का है, मैं चली जाऊंगी 4 बजे तक, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फैलाए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अभ्रक छिड़का हुआ था। धोती मतलब साड़ी। अम्मा ने अपनी साड़ी को कलफ लगाकर, मांड लगाकर सुखाया है। वो छत पर सूख रही है। अम्मा छत पर ही खड़ी है, राह देख रही है कि कोई न्योता देने आएगा, लेकिन अभी तक कोई न्योता देने नहीं आया है। अभ्रक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमक जाते थे। अभ्रक का अर्थ है एक चमकीला पदार्थ जिससे कपड़ों को चमक मिलती है। तो धूप की वजह से अभ्रक के कण चमक रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कभी किसी को भी गली में घुसता देख बुआ का चेहरा चमक उठता था। गली में कोई अनजाना व्यक्ति आता तो बुआ एकदम खुश हो जाती। बुआ को ये लगता था कि कोई मुझे बुलाने के लिए आया है, कोई न्योता देने के लिए आया है। 7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए एक छाया मूर्ति दिखाई दी। शाम के 7 बज गए। धुंधल का मतलब अंधेरा, हल्का जो अंधेरा होता है शाम होते ही, हल्का अंधेरा हो चुका है। अम्मा अभी भी छत पर खड़ी हुई है, उदास है, क्योंकि वो अम्मा को अभी तक न्योता नहीं आया है। उसका मन भर आया, बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। राधा भाभी ने समझ गई, राधा भाभी कि अम्मा को न्योता नहीं मिला। अम्मा इंतजार करते करते शाम के 7 बजे से ऊपर छत पे ही खड़ी है। तो राधा भाभी ने कहा कि अम्मा ठंड लग जाएगी, तुम्हें नीचे आ जाओ, और खाना नहीं बनाना क्या? 7 बज गए शाम के। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को, जैसे एकाएक नींद में से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या कहा? 7 बज गए? बुआ मानो होश में आ गई हो, ऐसे एकाएक नींद में से उठी हो ऐसे कि क्या 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। बुआ अपने आप ही जैसे कह रही है कि मुहूर्त शादी का तो 5 बजे का था, मुझे किसी ने बुलाया नहीं, न्योता नहीं दिया, 7 बज गए हैं। बहुत उदास हो गई है बुआ। और फिर एकाएक ही सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने का क्या है, अभी बना लूंगी। 2 जनों का तो खाना है, क्या खाना और क्या पकाना। बुआ कहती है अपने मन को रोक कर, अपने दुख को छुपा कर,
कि खाने का क्या है, मैं और सन्यासी जी दो ही है, खाना तो अभी बन जाएगा। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, जो साड़ी शादी में पहनने के लिए पीला रंग किया था, उस पर कलफ लगाया था, वो साड़ी उन्होंने नीचे उतारी। नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़े जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी। अब बुआ ने जो जो तैयारियां की थी, थाली सजाई थी, वो सारा सामान फिर एक जगह पर रख दिया। अपनी साड़ी को फिर उन्होंने तय कर कर वापिस रख दिया। अपने हाथ में जो उन्होंने लाल हरी चूड़ियां पहनी थी, वो चूड़ियां उतार दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने बैठी। बहुत ही उदास हो गई, दिल उसका बुझ गया, मतलब उदास हो गई और अंगीठी जलाने बैठ गई। वो शाम का खाना पकाने के लिए बैठ गई। तो मित्रों, यहाँ पर हमने देखा कि सोमा बुआ अकेली है और उनको उनके रिश्तेदार के यहाँ से, समधी के यहाँ से शादी का न्योता नहीं आया। किस तरह से वो तैयारियां करती है, किस तरह से वो उदास है, ये सारी बातें हमने इस कहानी में देखी है। आइए अब हम इसके विकल्प देखते हैं और उसके संक्षिप्त प्रश्नोत्तर के चर्चा करते हैं। देखिए स्वाध्याय में, अकेली कहानी की लेखिका का नाम क्या है? तो अकेली कहानी की लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है। सोमा बुआ का पति क्यों तीर्थवासी हुआ? सोमा बुआ का पति पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर तीर्थवासी हुआ। तीसरा विकल्प है, सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? राधा। चौथा विकल्प है, सोमा बुआ के मृत पुत्र की एकमात्र निशानी क्या थी? तो अंगूठी। उसके बाद देखिए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? अकेली कहानी का प्रमुख पात्र सोमा बुआ है। सोमा बुआ को अपनी जिंदगी किसके भरोसे काटनी पड़ती थी? सोमा बुआ को अपनी जिंदगी पास पड़ोस वालों के भरोसे काटनी पड़ती थी। सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था? सोमा बुआ के बेटे का नाम हरखू था। चौथा प्रश्न है, सोमा बुआ को किसके ब्याह का न्योता नहीं मिला? सोमा बुआ को उनके देवर के समधी के यहाँ ब्याह का न्योता नहीं मिला। और सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपए थे? तो सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में 7 रुपए थे और एक सोने की अंगूठी थी। इसके बाद 2-3 वाक्यों में प्रश्नोत्तर है, 5-6 वाक्य में भी है, आशय स्पष्ट करना है। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें आप अपने स्वाध्याय की नोटबुक में लिख लेना और फिर से एक बार कहानी पुस्तक में से पढ़ लेना, ताकि आपको अच्छी तरह से फिर से समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए स्वाध्याय में 6ठा प्रश्न है, उसमें भी विकल्प है कि निम्नलिखित कथनों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला है, बुआ ने बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय खाली जगह का मोह नहीं छोड़ा था। तो जवाब क्या आएगा? मृत पुत्र की एकमात्र निशानी अंगूठी का मोह नहीं छोड़ा था। दूसरा है कि गली में चूड़ी वाले की आवाज सुनकर उनकी दृष्टि खाली जगह पर जाकर टिक गई, अपने हाथ की भद्दी मटमैली चूड़ियों पर जाकर टिक गई। तीसरा विकल्प है, राधा भाभी ने समधियों के यहाँ विवाह में देने के लिए बुआ को बाजार से क्या लाकर दिया? तो राधा भाभी ने क्या लाई थी? चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा। तो यहाँ पर ये कहानी पूरी होती है। उसके बाद अगले कहानी या कविता का दूसरा वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। थैंक यू।